आपने अब जब डिसाइड कर ही लिया है कि 2027 देना है, तो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आप लोगों को रोड टू नीट 2027 सबका वीक है। अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वहीं तो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो भैया आपको बार बार याद रखना है, सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। भैया नीट 2027 देने का आपने डिसाइड कर ही लिया है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2026 दिया भी होगा, अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन आपने अब जब डिसाइड कर ही लिया है कि 2027 देना है, तो कैसे देना है और कौन सी गलतियां हैं जो आपकी नहीं होनी चाहिए, या अगर आपने वो गलतियां की हैं और अभी तक आपको पता ही नहीं थी कि वो गलतियां भी हैं, तो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आप लोगों को रोड टू नीट 2027। जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं या जो लोग पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इस बात को पहले ही देख लें कि ऐसी गलतियां करने से हमें बचना है। इस वीडियो में मैं खासतौर पर बात करने वाला हूं आप लोगों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं हूं रोहित सैनी और मैं पिछले 13-14 सालों से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई देखो, मैं अभी बता रहा हूं 15 से 17 क्वेश्चन हर साल इसमें आते हैं। अगर इसी साल की बात करें तो 16 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इनऑर्गेनिक के थे, और एक आध सवाल ऐसा था जो आप ऑर्गेनिक और फिजिकल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने इनऑर्गेनिक के जो 6-7 चैप्टर्स हैं हमारे, उनको पढ़ा तो भी आप पूरी तरह से कर सकते हैं। तो 15 से 17 क्वेश्चन, लगभग 60 to 70 मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये वो इंपॉर्टेंट 60-70 मार्क्स है भाई साहब, जो आपका सिलेक्शन तो इंश्योर कर सकते ही हैं, लेकिन एक रैंक इंप्रूवमेंट की बात भी कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि ये वो पार्ट है केमिस्ट्री का जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जो सबका वीक है, अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वहीं तो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात इसके बारे में, इसका जो तरीका है पढ़ने का, मोस्टली लोग इसको बोलते हैं कि थ्योरेटिकल है, इसमें एक्सेप्शंस है, इसमें रटने का बहुत ज्यादा है। तो ठीक है यार, सब्जेक्ट का नेचर जैसा है उसको वैसे समझिए। उसको बोलते रहने से कि ऐसा है और हम लोग उसको इग्नोर करते रहें, उससे हम लोग और से दूर ही जाएंगे, और जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे तो हटके हमें काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है भैया, थ्योरी यहां पे ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, लेकिन अब आपको इस तरह की चीज को करने के लिए दोनों चीजें लगानी पड़ेगी। आपको कंसेप्ट पे भी काम करना पड़ेगा और याद रखने वाले पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। ये जरूरी है कि यहां पर आपको याद रखना जो है थोड़ा मुश्किल पड़ता होगा, तो भैया आपको बार बार याद रखना है। और इसके बारे में एक और कंसेप्ट बोल रखा है लोगों ने कि इस सब्जेक्ट में तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। कई तरह की वेब सीरीज या कई जगह पे ऐसे बोलते रहते हैं कि इसमें एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, जहां पे एक्सेप्शन खत्म हो गया वहां एक और एक्सेप्शन। अरे भैया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा इनऑर्गेनिक के लिए। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं भाई साहब, इनऑर्गेनिक में जहां एक्सेप्शन है वहां क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको यह समझना चाहिए कि एक्सेप्शन आपके सामने आ गया, इसका मतलब एक और टॉपिक आ गया, एक और पॉइंट आ गया जो कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो भाई साहब, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन नहीं, इनऑर्गेनिक में अपॉर्चुनिटी है क्वेश्चन ही क्वेश्चन की। कम से कम वो आपको एक हिंट मिल रहा है कि ये एक्सेप्शन है, मतलब यहां से क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो आप उसको ऐसे मत सोचो कि अरे मुझे एक्सेप्शन याद करने पड़ते हैं। आप उसको सोचो अरे यार, मुझे यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट हिंट दे रहा है कि इस जगह से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जगह पे हम लोगों को कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा कंसेप्ट आएगा। यहां पे इतनी बढ़िया बात है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि एक्सेप्शन है, मतलब वो हिंट दे रहा है कि यहां से क्वेश्चन है। तो चलिए, इस हिसाब से मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस फील करा चुका हूं कि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेटा बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू फॉर मनी सब्जेक्ट है। ये वैल्यू फॉर मनी सब्जेक्ट है भाई साहब। इसमें आप जितना पढ़ते हैं उसमें टाइम जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन जो पढ़ लिया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जो पढ़ लिया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। इसमें नया क्वेश्चन बनाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड चीज है। जब तक उस फैक्ट को हम लोग अच्छे से चेक नहीं कर लेते, तब तक उसका सवाल नहीं बनाया जा सकता। तो ये चीज थोड़ी सी पढ़ते वक्त लेबोरियस ज्यादा है, लेकिन पढ़ लेने के बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं इसकी बढ़ाई कर रहा हूं भाई, इसमें ये सब चीजें हैं। तो अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ लें क्या, या नोट्स पढ़ लें क्या, या शॉर्ट नोट्स बना लें क्या, या क्वेश्चंस कर लें क्या।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको थ्योरी बार 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 पढ़नी है। आप ये देख रहे हो, ये इनफाइनाइट लूप बनाया हुआ है। ये इनफाइनाइट लूप इसलिए बनाया हुआ है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर नोट्स पढ़ने हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर नोट्स पढ़ने हैं, फिर से एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर से नोट्स पढ़ने हैं, फिर से एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर से नोट्स पढ़ने हैं। ये एनसीईआरटी नोट्स का जो ये लूप है, ये कितनी बार करना है? जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए। सर बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो भैया ऐसा है कि इसके लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो। एक फिक्स टाइमर लगा के रखो कि मैं 15 मिनट मिनिमम जरूर पढ़ूंगा। अगर टाइम आपको ज्यादा मिलता है, आप बाकी सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड रखते हैं, तो आप आधा घंटा भी पढ़ सकते हैं, 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम पहले से डिसाइड करके रखो। आज से लेके अगले 10-11 महीने जो मेरा नीट का एग्जाम है, उससे पहले मैं एवरी डे, जैसे फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन रोज करूंगा, फिजिकल के अंदर रोज क्वेश्चन करूंगा, वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक में रोज रटूंगा, रोज समझूंगा, रोज लिख लिख के याद करूंगा। और वो कैसे करेंगे? पहले नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर से नोट्स। तो ये लूप है। अब एनसीईआरटी को लेयर्स में पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ ली लेकिन फिर भी जो है समझ नहीं आया या उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है? 3 लेवल पे काम करो। एनसीईआरटी का लेवल 1 ऐसा होता है जिसमें आपने सिर्फ एनसीईआरटी को रीड आउट किया है, लेकिन लेवल 2 जिसमें आपने एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा पढ़ने के अलावा उसको समझने की कोशिश करी है और जैसे वर्ड्स हैं उनको वैसे ही अपने दिमाग में डालने की कोशिश करी है। और लेवल 3 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पूरी तरह से आपके दिमाग में है। मतलब जैसे आप बायो के एनसीईआरटी पढ़ते हो, वर्ड टू वर्ड, वहां पंक्चुएशन मार्क तक आप लोग याद कर लेते हो, वैसे आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि इसमें एकदम स्टेटमेंट्स उठकर क्वेश्चंस आते हैं और छोटा मोटा वर्ड चेंज कर देते हैं, बीच में कहीं नॉट वगैरह लगा देते हैं। तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को तीसरे लेवल तक लेके जाना है। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, उसका अनुवाद नहीं करना है आपको। उसको अनुवाद कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद, जैसी लाइंस लिखी है वैसी लाइंस आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। यानी एनसीईआरटी भले ही पेपर पे प्रिंट है लेकिन उसका एक और कॉपी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ी है। और ऐसा करने के लिए आपको यह प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स करना होगा। यह एक इनफाइनाइट लूप है जो आपको लगातार चलाते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात जो भी मैंने बोली कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते जाइए ताकि आपको बिग सक्सेस मिले। इनऑर्गेनिक सर मैंने एक बार पढ़ ली, मेरे को याद नहीं हुई, 2 बार पढ़ ली, याद नहीं हुई, आपको वहां पे कुछ जीरो ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आपको 100 बार, 1000 बार, लाख बार, हो सके तो करोड़ बार भी पढ़ लेना है। सर साल में इतनी बार पढ़ सकते हैं क्या? वो बताने का तरीका है भाई। आप जितनी बार मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। इसमें एक तरीका भी होता है। आप ऐसा करिए कि रोज 4 पेज पढ़िए अपने नोट्स के या एनसीईआरटी के, रोज 4 पेज पढ़िए, उनको लिख लिख कर याद करिए और नेक्स्ट डे फिर से नए 4 पेज पढ़िए, लेकिन उससे पहले कल वाले जो पेज हैं उनको रिकॉल करिए, उनको रिवाइज करिए। ये प्रोसेस एवरीडे करते जाइए। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर से उसको लूप को चलाते जाइए। ये चीज चलती रहनी चाहिए। और जब आप सेकंड टाइम पे रिवाइज करेंगे तो 4 पेज को 8 पेज कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग उस चीज को याद कर चुके हो, तो अब आपको उसको याद करने में कम टाइम लगेगा। और तीसरी बार जब आप करो तो उसको 12 पेज कर दीजिए, उसको अगली बार रिवाइज करें तो उसको 16 पेज कर दीजिए। ऐसे आप लोग 4-4 पेज हर रिवीजन में बढ़ाते जाइए तो आप देखेंगे कि आप 3-4 घंटे में पूरा इनऑर्गेनिक भी रिवाइज कर पाएंगे। लास्ट डे तक आप 3-4 घंटे में कंप्लीट इनऑर्गेनिक रिवाइज कर पाएंगे। और जैसा मैंने बोला है कि 100 बार, 1000 बार, lakhs बार, इतनी बार आप सच में रिवाइज कर पाओगे यार। ये कि सिर्फ ऐसे बोलने के लिए मैं ऐसे कोई नंबर नहीं बोल रहा हूं। जो सही में एकदम जेन्युइन बच्चे जो एकदम पूरा तन मन धन से पढ़ाई करते ना, इनऑर्गेनिक को इतनी बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग है और बाकियों से डिफरेंट तरह का है। और जहां पे बाकी लोग हथौड़ा नहीं मार रहे वहां पे हम लोग इसको अच्छा करके आगे निकल सकते हैं। अब एक सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि भैया सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक पढ़ने का कोई परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है। आप कहीं से भी शुरू करिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है
उसको पहले पढ़ लें और उसके बाद साथ में ब्लॉक्स को पढ़ लें, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनको साथ में पढ़ लें, फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें, फिर कोऑर्डिनेशन पढ़ लें और फिर लास्ट में सॉल्ट पढ़ लें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जो सीक्वेंस मैंने यहां लिखा इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसको पढ़ने का कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस जो मेरे को बेस्ट लगता है वो मैंने यहां पे लिख दिया। इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के अंदर कुछ रिलेटेबल चीजें होती हैं वो आपको आसानी से समझ में आती जाएगी। सबसे पहले पीरियोडिक पढ़ लेना चाहिए। पीरियोडिक पढ़ लेने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत हर चैप्टर में पड़ती है। जेड इफेक्टिव की बात हम पीरियोडिक टेबल में करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक ऐसा फैक्टर है जो हर चैप्टर में काम में आता है, तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले जरूर पढ़ लीजिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर वगैरह की बात होती है, तो शेप हाइब्रिडाइजेशन भी आपको कई जगह पे काम में आती है, तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि ये 12th के सिलेबस के चैप्टर्स हैं और हर बार 12th का वेटेज ज्यादा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक मिला के जनरली 4 से 5 सवाल आते हैं। इस बार कोऑर्डिनेशन के 6 सवाल, डी एंड एफ ब्लॉक के 3 सवाल आए, यानी 9 सवाल आपके इन 2 चैप्टर से आए। यानी 16 सवालों में से बोल दें, 17 ना बोल के 16 सवाल में से सिर्फ 9 सवाल आपके इन 2 चैप्टर से आए हैं, तो वैल्यू फॉर मनी चैप्टर्स हैं भैया। और सबसे अच्छी बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ऐसा चैप्टर है जो समझ सकते हैं आप। तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो रटने का पार्ट बहुत कम है, इसमें समझने वाला पार्ट है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको आप शुरुआत में कर लीजिए ताकि लास्ट तक भी आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो समझने वाली चीजें वो ज्यादा दिन तक रिटेन रहती हैं। रटने वाली चीजों को भी आप बार बार रिकॉल करें। तो रटने वाली चीजें कौन कौन सी है? डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और सॉल्ट। इसके अंदर आपको रटना पड़ता है, लेकिन ठीक है, जो चीजें रटनी है उनको भी आप लोग बार बार रटिए। कलर्स रटने पड़ते हैं, ब्लॉक्स के अंदर जो ट्रेंड्स वगैरह हैं वो रटने पड़ते हैं। तो चीजों को याद करना जरूरी है और वही मल्टीपल टाइम्स जो मैंने आपको टेक्निक बताई 4 पेज वाली, उसको भी आप फॉलो करिए, आपको ये सब चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने सोच ही लिया है कि भैया अपने को काम करना है, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक सेइंग भी होती है कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी करी है तो आपका काम तो आधा ऐसे ही हो गया, लेकिन सिर्फ आधा काम करके नहीं रुकना है, काम को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो पूरे साल में अपन को ये 4 पॉइंटर जरूर ध्यान रखने हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन। ये जो सेल्फ वाली चीज है ना, इस पे थोड़ा फोकस करो यार। आप मोटिवेशन के लिए बार बार किसी यूट्यूब चैनल पे जा रहे हो या किसी दोस्त से बात कर रहे हो और मोटिवेशन में ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों से काम नहीं होगा। आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा पूरे साल और खुद पे सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आदतें आपकी पिछले साल थी जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका है, वो आपको तो पता ही है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई दूसरा हमें बोलता तो हमें शायद गुस्सा भी आता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, लेकिन आप खुद से पॉइंट आउट करो अपने आप को कि क्या वो गलत आदत आपकी, वो गेम खेलना है या फिर जो है मूवी देखना है या फिर दोस्तों के साथ टाइम बिताना, एक्स्ट्रा टाइम बिताना, वो सब चीजों को आपको अभी थोड़े दिनों के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल करके, डिसिप्लिन में रह के और कंसिस्टेंटली काम करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर आप में रहा तो आप लास्ट तक जरूर पहुंचोगे, और लास्ट तक अगर आप इस सब चीजों को मेंटेन करते चले तो सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी भैया। तो इस बात को ध्यान रखिए और लगे रहिए। और आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला सेशन आपको मेरे से क्या चाहिए, यानी इनऑर्गेनिक के बारे में और प्रो टिप्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई बात लेकर आऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि अब तक अगर आपको थोड़ा स्टार्ट करने के लिए कुछ वीडियो वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो एलन नीट चैनल पे हम लोगों ने हर एक चैप्टर का 1 शॉट डाला हुआ है, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महा मैराथन डाला हुआ है, इवन कई सारे हम लोगों ने एनसीईआरटी टू नीट के लाइन टू लाइन आपको वीडियोस भी डाली हुई हैं। तो जो भी मटेरियल आपको इनऑर्गेनिक से रिलेटेड चाहिए वो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, और वो आपका नीट का लेवल, रीनीट का लेवल, इवन जेईई मेंस के लेवल तक की सारी चीजें कवर कर रहा है। तो एक बार आप स्टार्ट करने के लिए वहां से देख सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए, हम लोग आगे भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें लेकर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।